नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की पदाधिकारियों के साथ बैठक। कहा, पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर हुआ मंथन, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा सरकार की योजना का लाभ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक्टिव मोड पे दिख रही कांग्रेस। नए साल पर होंगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए सम्मेलन, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी होंगे कार्यक्रम। राजधानी देहरादून के राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स में व्यवस्थाएं बदहाल, चारों तरफ लगा गंदगी का अंबार। कॉम्प्लेक्स में संचालित हो रहे 7 सरकारी दफ्तर। और क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने फिर खोला मोर्चा। नए साल पर 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मांग, सरकार की मंशा पर भी उठाया सवाल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं भाजपा की। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी जिलाधिकारी, प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर मंथन हुआ। बैठक को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी के जिम्मेदार लोगों से हर वर्ग के बीच जाने के लिए कहा गया है, ताकि जनता तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जा सके। मूल विषय कार्यक्रमों को धरा पर उतारने के लिए जिले के संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए प्रत्येक जिले के संघ अध्यक्ष, जिले के प्रभारी हमने बैठक में बुलाए हैं और आगामी दिनों के जो कार्यक्रम, खास तौर पर हमारे विभिन्न जो वर्ग हैं, उन वर्गों के बीच के जो कार्यक्रम हमारे होने हैं, इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का प्रबंधन है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम में इन्वॉल्व होते हैं। अभी विश्वकर्मा योजना पूरे प्रदेश के अंदर अब लागू हो गई है, इसलिए उस विश्वकर्मा योजना को भी धरातल पर गरीब व्यक्ति तक वो उसका लाभ पहुंचे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने बताया है कि उत्तराखंड कांग्रेस नए साल पर लोकसभा चुनाव से पहले भूतपूर्व सैनिकों का सम्मेलन करेगी। इसके अलावा पार्टी आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी सम्मेलन करेगी, जिसके जरिए कांग्रेस अपनी नीति और रीति को जनता तक पहुंचाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की इस रणनीति को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का कदमताल बताया है। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है और जनवरी माह में ये सम्मेलन होंगे और अनुसूचित जाति और जनजाति विभागों के भी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और ये जिला स्तरीय सम्मेलन होंगे। कांग्रेस जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं या चुनाव की चर्चा होती है, वो 2-4 दिन कदम ताल कर लेती है दिखाने के लिए कि हम भी कहीं हैं। उससे कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की भी कमी है, नेताओं की भी कमी है और जो नेता उनके पास हैं वो आपस में ही गुटबंदियों में लगे हुए हैं। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करती है, तो दूसरी तरफ सरकार के ही कुछ लोग उस अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे राजधानी देहरादून की एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर हमारा कैमरा पहुंचा है, वहां पर 7 सरकारी दफ्तर संचालित हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून को चमकाने के लिए वैसे तो इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया गया। चौक चौराहे हो या फिर सड़क, शहर की एक साफ सुथरी तस्वीर दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मगर साहब, ये क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहां की तस्वीर है, ये कहां के हालात है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं राजधानी देहरादून की असल हकीकत। इन्वेस्टर समिट के दौरान भले ही राजधानी को साफ सुथरा बनाने के लिए कितनी भी मशक्कत क्यों न की गई हो, मगर अंदर की हकीकत यही है कि देहरादून के भीतर गंदगी का अंबार लगा है। ये तस्वीरें देहरादून के बहुउद्देशीय राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स की है। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में 7 सरकारी कार्यालय भी संचालित हो रहे होंगे? जी हाँ, अब इसे दुर्भाग्य कहिए या फिर लापरवाही, लेकिन राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। रख रखाव न होने के कारण कॉम्प्लेक्स अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है
और हैरानी की बात यही है कि इस बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स में जिला खाद्य आपूर्ति, तहसील, नगर विकास प्राधिकरण जैसे 7 महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग दुकानें भी संचालित होती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। लोगों का कहना है कि कॉम्प्लेक्स के बाहर अस्त व्यस्त पार्किंग, चारों तरफ गंदगी का ढेर, कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ पान और गुटखे के पीक ने इस कॉम्प्लेक्स पर ग्रहण लगा दिया है। कॉम्प्लेक्स में जहां नजरें दौड़ाई जाए वहां कूड़ा भरा पड़ा है और रात होते ही यहां शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। गाना तो होता है बाजार का, जो मेन बाजार है हमारा, ये पलटन बाजार का। लोग आते हैं यहाँ, टूरिस्ट आते हैं, बहुत घूमते फिरते। अब यहाँ देखो कितनी गंदगी रहती है। रोड चमकाने से सब कुछ नहीं होता है, गलियाँ भी चमकानी होती है, रोड के रास्ते निकलना पड़ता है। अब पार्किंग है कि यहाँ व्यवस्था दे रखी है लोगों ने पार्किंग की, मगर लोगों को समझ में नहीं आता, कहीं भी गाड़ी लगा के चल देते हैं। पे अगर आप देखो तो सुबह से शाम तक कभी भी आप आओ, अगर ज़रूरी नहीं है रात को, आप दोपहर सुबह से भी यहाँ पे आओगे फिर भी आपको टोटली स्मैक ही दिखेंगे। सारे के सारे नशे वाले हैं यहाँ पे, जितने भी हो, जवान से लेके बच्चे से लेके आप बड़े, तो चलो जवान तो जवान, लेकिन बच्चे देखोगे आप हर जगह, आप जहाँ पे भी जाओगे टोटली स्मैकी लड़के हैं। कई बार आता हूँ इधर, तो जिस हिसाब से इतनी बढ़िया सेंटर प्लेस है, बहुत अच्छा मार्केट का चारों तरफ से ओपन है ये, तो उस हिसाब से मतलब मेंटेनेंस नहीं है इसकी। अभी तो कूड़े के अंबार कभी तो बहुत ज़्यादा ही पड़े रह जाते हैं, कभी कभी सफाई हो जाती है। राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स की बदहाली से दुकानदार भी खासे परेशान हैं और सरकार से यहाँ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग करते हैं। कई बार अपनी मांगे सरकार के सामने रखी भी जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आपको बता दें कि साल 2013-2014 में इस मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स का निर्माण MDDA द्वारा कराया गया था। 2013 व 14 में बना राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने किया था। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण MDDA ने 24 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था। उसके बाद यहां दुकानदारों को दुकानें आवंटित की गई थी, साथ ही 7 सरकारी कार्यालयों को भी ऊपरी मंजिलों में जगह दी गई थी। आलम यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर बना कॉम्प्लेक्स के सुधारीकरण के लिए कांग्रेस के नेता भी आंखें मूंदे बैठे हैं। कांग्रेस के नेता भी सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के लिए जयंती और पुण्यतिथि के दिन ही नजर आते हैं। हालांकि कांग्रेस ने सरकार की व्यवस्थाओं पर ही सवाल खड़े किए हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से गंदगी का अंबार शहर में लगा हुआ है, वो बहुत ही सोचनीय विषय है। सरकार का सफाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। एक तरफ तो नीट देहरादून, क्लीन देहरादून की बात करते हैं, स्वच्छ देहरादून, स्वस्थ देहरादून के नारे देते हैं, और नगर निगम में जब से अधिकारियों का कब्जा हुआ है, अधिकारी बैठे हैं, तब से गंदगी का अंबार ज्यादा लग रहा है। बहुउद्देशीय मंजिल तो खड़ी कर दी गई, लेकिन इसके संचालन को लेकर अब तक कोई जिम्मेदारी किसी को नहीं दी गई। इस कॉम्प्लेक्स पर ना तो सफाई की बेहतर व्यवस्था है, न ही रखरखाव को लेकर कोई कदम उठाए गए हैं। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता सुशांत सिंह ने कॉम्प्लेक्स में मौजूद लोगों से बातचीत कर वहां के हालातों पर उनकी राय जानी है। इस वक्त हम खड़े हैं तहसील परिसर में। जो हालात इस वक्त यहाँ के बने हुए हैं वो बद से बदतर हैं। यहाँ पर जिला पूर्ति कार्यालय, तहसील और यहाँ पर जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण, आवास विकास, सभी यहाँ पर कार्यालय इस सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाते हैं। मगर जो हालात अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, कितनी गंदगी, और यहाँ पर जो थूक से यहाँ पर सनी हुई दीवारें आपको दिख जाएंगी। ये पहली बार नहीं है जिसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर हो रही है, इससे पहले भी कई बार आप यहाँ पर लोगों ने दिखा चुके हैं। मगर जो हालात हैं यहाँ के, वो आज भी जस के तस हैं। और आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर कूड़े का अंबार यहाँ पर लगा हुआ दिख जाएगा आपको। नीचे आप देख सकते हैं सामने लाइव तस्वीरों में कि यहाँ पर इस कार्यालय की जो सीढ़ियां हैं उनको यहाँ पर कूड़ा दान बनाया हुआ है। यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। प्रधान जो यहाँ के हैं उनसे हम बात करते हैं। बस आपका नाम? मेरा नाम केवल कुमार। केवल कुमार जी, जिस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए हैं तहसील परिसर में, यहाँ पर गंदगी चारों तरफ है और दीवारों का हाल इतना गंदा है कि यहाँ पर चलने में भी बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, तो इसको लेकर कभी कोई शिकायत की गई, किसी अधिकारी को शिकायत की गई या कोई संज्ञान में लाया गया? अन्य बार नगर निगम में शिकायत की गई, जब मेयर साहब को भी लिख के दिया हमने, MNA को भी दिया, यहाँ पे लिख के कई बार गए हैं, लेकिन इधर देखने की नौबत नहीं की आज तक किसी ने भी। और बाहर रोड पे देखिए, जहाँ से हम लोगों की दुकानें हटाई थी
अतिक्रमण कह के आज वहाँ पे 4 व्हीलर लगे हुए हैं, ठेलियाँ लगी हुई हैं, फड़ लगी हुई हैं, एक कूड़ादान बनाया हुआ है, वाटर ATM के बराबर में सुलभ शौचालय बना दिया यहाँ पर रोड पे। इनका क्या फायदा सुलभ शौचालय का और वाटर ATM का? कोई लाभ नहीं है, गंदगी है इनमें, दुनिया भर की गंदगी। आके देखे एक दफ़ा। यहाँ पर शिकायत भी करी जा चुकी है, सारे जिला अधिकारी को भी यहाँ पर संज्ञान में बात ला जा चुकी है और यहाँ पर कई अधिकारी यहाँ पर इस बिल्डिंग में यहाँ पर मौजूद हैं और आते जाते देखते भी होंगे चीज़ें, मगर यहाँ पर कब हालात सुधरेंगे और कब ये चीज़ें यहाँ पर सही होंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। मगर पुलिस प्रशासन, जिला अधिकारी, तमाम ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर इन बातों का संज्ञान कई बार ये लोग ला चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरी कॉम्प्लेक्स की सूरत कब बदलती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं सुशांत सिंह, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर से एक बार फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बालिका संरक्षण गृह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया, वो भी 2 महिलाओं की मिलीभगत से। ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी बन रहा अपराध का गढ़, नहीं थम रहा वारदातों का सिलसिला, नाबालिग लड़कियों से कराया जा रहा देह व्यापार, घिनौनी करतूत के पीछे 2 महिलाओं का हाथ। हल्द्वानी शहर में वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के एक दृष्टिबाधित संस्थान में लड़कियों के यौन उत्पीड़न का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर हल्द्वानी से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर बालिका संरक्षण गृह में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, वो भी बालिका संरक्षण गृह की 2 महिला कर्मचारियों की मिलीभगत से। जी हां, 2 महिला कर्मचारियों ने इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। हालांकि इस पूरे मामले में अब एक्शन ले लिया गया है। पुलिस ने दोनों महिला कर्मचारियों के खिलाफ रेप, पोक्सो एक्ट समेत अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारी को निलंबित कर 2 सदस्यीय समिति का गठन करने के साथ ही मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। हल्द्वानी संरक्षण गृह में एक 15-16 साल की एक बालिका का प्रकरण संज्ञान में आया है। अखबार के माध्यम से ही संज्ञान में आया और उसका संज्ञान लेते हुए जनपद स्तर पर विभाग के अधिकारियों द्वारा या विभाग के कर्मचारियों द्वारा किस प्रकार की लापरवाही बरती गई है, उसके लिए एक जांच कमेटी बना दी गई है। और जांच कमेटी में मोहित चौधरी, जो कि चीफ प्रोबेशन अधिकारी हैं, उनको जांच अधिकारी बनाया गया है। साथ ही अंजना गुप्ता जी को उनके साथ रखा गया है और 2-3 दिनों के अंतर्गत ही विभागीय स्तर पर हुई त्रुटियां या उस बालिका के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी समीक्षा करना, उसकी जांच करना, उन और अधिकारियों की या कर्मचारियों की भूमिका को देखना, ये विशेषतः जो है जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको बता दें कि दोनों महिला कर्मचारी संरक्षण गृह में रहने वाली नाबालिग बच्चियों को बाहर लेकर जाती थी। बाहर ले जाने के बाद नाबालिग का रेप करवाया जाता था। बीते दिनों संरक्षण गृह के निरीक्षण के लिए पहुंची एक न्यायिक अधिकारी को नाबालिग ने अपनी पीड़ा बताई, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य रविंद्र रोतेला की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक संरक्षण गृह की 2 महिला कर्मचारी 15 वर्षीय नाबालिग को केंद्र से बाहर दूसरी जगह किसी मकान में ले जाती थी, जहां उसके साथ ये गंदा काम किया जाता था। विरोध करने पर उसे धमकाया जाता था और मारपीट भी की जाती थी। हम लोगों की नॉलेज में आई थी कि नारी निकेतन जो बाल संप्रेक्षण गृह है, वहाँ पर एक बच्चे ने वहाँ के स्टाफ पर दुर्व्यवहार की कुछ शिकायतें करी हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें शोषण के संबंध में भी आरोप लगाए गए हैं। कल रात को ही हमारी टीम वहाँ चली गई थी और सभी जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में बालिका के बयान वगैरह लेकर जो FIR है संबंधित दोषियों के विरुद्ध वो दर्ज कर ली गई है। अभी पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे वो समय समय पर अवगत कराएंगे। दोनों महिला कर्मचारियों का नाम उजागर होने के बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसके इशारे पर यह गंदा काम कराया जाता था। आखिर दोनों महिला कर्मचारी नाबालिग को किसके पास लेकर जाती थी। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में कई और बड़े नामों का खुलासा होने की उम्मीद की जा रही है, मगर अब बालिका संरक्षण गृह की अन्य बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं।
राजधानी देहरादून में शहीद स्थल पर राज्य आंदोलनकारियों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों ने 10% के क्षैतिज आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने कहा कि सरकार ने क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए विशेष समिति बनाई। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर सौंपी, बावजूद इसके सरकार का रुख अब तक साफ नहीं हुआ है। बता दें कि राज्य आंदोलनकारी सरकार से नए साल पर क्षैतिज आरक्षण का तोहफा मांग रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार राज्य आंदोलनकारियों और राज्य हितों को लेकर तमाम जो है लामबंद रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों से हम 10% क्षैतिज आरक्षण की पुनर्बहाली की मांग को लेकर लामबंद थे, जिसमें थोड़ी सी उम्मीद मुझे किरण दिखाई दी। धामी सरकार ने उसमें पहल करी। तमाम इतने क्रियाकलापों के बाद अभी विशेष सत्र के लिए जो कहा गया था वो फिर लिंगर ऑन कर दिया गया। उसके लिए हम लोग कहना चाह रहे हैं कि आखिर सरकार किस दिशा में जा रही है, ये क्या हमारे को बरगलाने का काम किया जा रहा है। वहीं राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने योजनाओं में जुड़े अधिकारियों से चर्चा की और दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि विंटर लाइन कार्निवल में सांस्कृतिक पारंपरिक कार्यक्रम के साथ ही उत्तराखंड फूड फेस्टिवल के अलावा साहसिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंसीधर तिवारी ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनुपम खेर से मुलाकात की। इस दौरान फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी नई फिल्म की लोकेशन के सिलसिले में चर्चा की। अपनी इस मुलाकात को लेकर बंसीधर तिवारी ने बताया कि उन्होंने अनुपम खेर को उत्तराखंड की फिल्म नीति की जानकारी देते हुए उन्हें उनकी नई फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी। उधर नरेंद्रनगर के कुशरेला बीट में गुज्जर समुदाय ने एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में गुज्जर समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में वन गुज्जरों ने बताया कि उन्हें कई तरीके की समस्या होती है, उनके अधिकार पर भी मंथन किया गया। वन गुज्जर संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि वे साल 2006 में बनाए गए वन अधिकार अधिनियम के तहत वन गुज्जरों को उनके अधिकार दें। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जो इनके बेसिक और मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर सरकार ध्यान दे। इनकी शिक्षा और इनका स्वास्थ्य जो है, इनकी महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और हम सरकार से अपने ही अधिकारों की मांग कर रहे हैं। वायु प्रदूषण और यातायात के दबाव को कम करने के लिए देहरादून शहर के सबसे व्यस्त इलाके घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रमों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। जी हां, घंटाघर और परेड ग्राउंड को विक्रम के लिए फ्रीज जोन घोषित किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि 23 दिसंबर को RTA की होने वाली बैठक में इसके लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलते ही ये पाबंदी लागू हो जाएगी। जैसे पूर्व में जो प्रेमनगर से विक्रम चलते थे उनको प्रभात सिनेमा से ही टर्न कराया जा रहा था, ऐसे ही एशले हॉल पर जो वहाँ से चलते हैं उनको किया जा रहा है। ऐसे ही हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो घंटाघर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर विक्रमों के चलने से बहुत ज़्यादा जाम की समस्या की पैदा हो रही है। और हमारा ये प्रयास है कि वहाँ पर पैदल यात्रियों के लिए अच्छे फुटपाथ जो बनाए गए हैं उनका उपयोग हो सके। इसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे वाहन जो कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के हैं और इलीगली इस क्षेत्र में चल रहे हैं उनको नियंत्रित किया जा सके और आम लोगों को और स्टेज कैरेज की बसों के लिए रास्ता प्रशस्त किया जा सके। उधर जिलाधिकारी ने नगर निगम में औचक निरीक्षण किया और इस औचक निरीक्षण से निगम में हड़कंप मच गया। नगर निगम पहुंची जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने दफ्तर की व्यवस्थाओं के साथ ही दस्तावेजों को जांचा। डीएम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान नगर निगम में कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन पर कार्यवाही करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अधूरे कार्यों को भी जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है। कुछ लोग एब्सेंट थे, करीबन 10 से 12 लोग एब्सेंट थे वहाँ पे, तो कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और सभी को ये बताया गया है कि समय से आएँ और ऑफिस में जो कार्य उन्हें दिए गए हैं उन्हें पूरा करें। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं वहाँ पे, जैसे कि सफाई व्यवस्था हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, जो सरकारी भूमियों से कब्जा मुक्त कराने की व्यवस्था हो गई। ये सभी बातों पर डिस्कशन हुआ, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और कार्रवाई की जाए। राजधानी देहरादून में जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के अभियान को MDDA ने भी सराहा है। दरअसल दून में इन्वेस्टर समिट के दौरान फुटपाथ पर लगने वाली रेहड़ी
ठेलियों को पुलिस ने हटा दिया, जिस पर एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने फुटकर विक्रेताओं से अपील की है कि शहर में बनाए गए वेंडिंग जोन पर अपने उद्योग को संचालित करें। उन्होंने बताया है कि एमडीडीए और भी वेंडिंग जोन शहर में तलाश कर रहा है। द्वारा वेंडिंग जोन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड किए गए हैं और वेंडिंग जोन वो आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। तो वेंडिंग जोन का जो धारणा है वो इसी पर है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही इनको व्यवस्थित किया जाए ताकि ट्रैफिक की या दूसरी तरह की दिक्कतें ना आए। दिनेशपुर में हमारी खबर का असर हुआ है। दरअसल यहां पर सुंदरपुर में 29 लाख की लागत से बनाई गई सड़क 4 दिन में ही खस्ता हाल हो गई थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने नगर पालिका के अलावा स्थानीय विधायक से की। हमारे चैनल ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर ये हुआ कि ठेकेदार ने सड़क को एक बार फिर अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाया है। अब तो रोड अच्छा ही बन रहा है, पहले तो बेकार ही बन रहा था। अब जैसे आप न्यूज वाले बार बार करने की कोशिश करने के चक्कर अब तो रोड अच्छा बन रहा है। कितने दिन टिकता है देखते हो। आप लोग अब सबका ही है ना, अभी तब खुशी है, सबको अच्छा ही लग रहा है कि अच्छा रोड बन रहा है, कुछ दिन टिकेंगे। हरिद्वार के गोविंदपुरी में मौजूद अतिक्रमण को ध्वस्त करने गई टीम का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। क्षेत्र में मौजूद सिद्ध पीठ को तोड़ने पर आपत्ति जताई। स्थानीय लोगों ने कहा है कि ये मजार नहीं है, मंदिर है जिससे उनकी आस्था जुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों के अलग अलग तर्क के बाद एसडीएम अजय वीर सिंह ने उन्हें अतिक्रमण हटाने का वक्त दिया है। चल रही है सार्वजनिक स्थानों पे, मार्गों पे, जहाँ पे भी धार्मिक संरचना हो उसके विरुद्ध के भाई अगर अतिक्रमण है तो उसको विधिवत तरीके से हटाया जाए। मौके पे पहुँचे स्थानीय लोगों द्वारा इसमें अपनी आपत्ति दर्ज करी गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि इन कारणों से ना हटाया जाए। फाइनली डिस्कशन के बाद समय दिया गया है, समय मांगा गया उनके द्वारा ताकि विधिवत रीति रिवाज के साथ इसको शिफ्ट किया जा सके। उधर रुड़की के नारसन कला में आबकारी विभाग की टीम ने नकली शराब के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की और इस कार्रवाई में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो गए। आबकारी विभाग के निरीक्षक सुजात हसन ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची थी, जहां पर टीम ने 500 लीटर लहन और 40 लीटर कच्ची शराब को बरामद किया, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। अपने मुखबिर की सूचना से मिली कि नगला नारसन कला के गांव में के जंगल में कोई भट्टी चला रहा कच्ची शराब की। तो हमने उसी की तैयारी करते हुए अपने स्टाफ के साथ संदिग्ध जहां हमें जगह बताई गई थी उस पर छापा मारा। वहां हमें भट्टी चलती हुई और दूर से लाइट जलती हुई दिखाई दी, तो हमने जांच लिया कि यहाँ वास्तव में भट्टी चल रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की पदाधिकारियों के साथ बैठक। कहा पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर हुआ मंथन, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा सरकार की योजना का लाभ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक्टिव मोड पे दिख रही कांग्रेस। नए साल पर होंगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए सम्मेलन, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी होंगे कार्यक्रम। राजधानी देहरादून के राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स में व्यवस्थाएं बदहाल, चारों तरफ लगा गंदगी का अंबार। कॉम्प्लेक्स में संचालित हो रहे 7 सरकारी दफ्तर। और क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने फिर खोला मोर्चा। नए साल पर 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मांग, सरकार की मंशा पर भी उठाया सवाल।